बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम क्लास 12th के दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको पूरा ध्यान से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिए। इससे आपको काफी बेनिफिट परीक्षा में मिलने वाला है। तो आइए पहले देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो कि मैंने बोर्ड पर नोट कर रखे हैं। और पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की घात 16 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, तो लूप में प्रवाहित धारा का मान 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। ये जो दिया गया है 6 गुणा 10 की घात 16, ये आवृत्ति है, तो इसकी सहायता से हम उसका आवर्तकाल पता करेंगे और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उससे इसको भाग दे देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये इतना आवेश होता है। और आई का मान होता है, विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बटे आवेश बटे समय है, और यहां पर समय जो रहेगा वो आवर्तकाल वाला रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए 6 गुणा 10 की घात 16 चक्कर लगा रहा है। कितने समय में लगा रहा है? लगाता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वही उसका आवर्तकाल हो जाएगा। 1 सेकंड, एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो 1/6 गुणा 10 की घात 16, यही आवर्तकाल टी का मान हो गया। कैपिटल टी बराबर हो गया 1/6 गुणा 10 की घात 16। अब हम यहां पर देखिए आवेश का मान रखें। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे, ये समय जो है वो जो आवर्तकाल हमने निकाला है वो लिखेंगे 1/6 गुणा 10 की घात 16, तो ये ऊपर चला जाएगा और हमारा उत्तर हो जाएगा 1.6 गुणा 6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 10 की घात 16, तो 16 छिक्का 96, 9.6 इंटू 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 19 में से 16 घट जाएंगे -3 एम्पियर। या तो यही ऑप्शन होगा और नहीं तो इसको हम हल करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एम्पियर है, इसको हम मिली एम्पियर में लिखें तो 9.6 मिली एम्पियर। तो 9.6 मिली एम्पियर पहला जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वो भी हमने न्यूमेरिकल ले रखा है और बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। कितना विद्युत वाहक बल है? ई का मान जो है वो 2.4 वोल्ट है, और सेल को लघु परिवर्तित कर देते हैं तो उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो यहां पर प्रश्न 2 में E बराबर होता है V प्लस आई आर। स्मॉल आर है ये आंतरिक प्रतिरोध होता है। अच्छा, B को हम लिखते हैं I इंटू आर। I क्या है? धारा है, और R जो है वो बाह्य प्रतिरोध है। और IR लघु परिवर्तित करने पर मतलब उसका प्लस और माइनस आपस में सीधे जोड़ दें तो सेल लघु परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बाह्य प्रतिरोध जो है समाप्त हो गया। मतलब बाह्य प्रतिरोध में अब धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये मान हट जाएगा, इसको हटा देंगे तो E बराबर अब आ जाएगा हमारा, E बराबर आ जाएगा I इंटू आर, और E का मान हमें दिया गया है 2.4 बराबर हो गया I इंटू आर। आई का मान दिया गया है 4 एम्पियर गुणा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध हो गया 2.4 बटे 4, तो 0.6 एम्पियर। तो यहां पर सॉरी एम्पियर नहीं, ओम हो गया, क्योंकि प्रतिरोध है, धारा थोड़ी है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो डी वाला सही हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, वो है तीसरा प्रश्न।
उसमें कहा गया है कि यदि किसी 6 ओम प्रतिरोध के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपको याद रखना है। यदि किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी कर दी जाए या n टाइम्स कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है। जैसे मान लिया यहां पर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध जो है इस प्रश्न में, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। पहले प्रतिरोध 6 ओम का था, तो अब जो है यदि यहां पर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध जो होगा 2 का वर्ग, मतलब हमारा 4 गुना। नया प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और 4 गुना हो जाएगा का मतलब कितना हो जाएगा, पहले 6 है तो अब जो है वो 6 गुणा 4 यानी 24 ओम हो जाएगा। यदि मान लिया 3 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा, 3 का वर्ग कर दीजिए यानी 9 गुना हो जाएगा। तार को खींच करके 4 गुना कर दिया जाए तो 4 का वर्ग कर दीजिए तो नया प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। मतलब लंबाई को जितने गुना किया जाए उसका वर्ग कर दीजिए। 2 गुना किया गया तो 2 का वर्ग किया, 3 गुना किया जाएगा तो 3 का वर्ग कर देंगे और 4 गुना किया जाएगा तो 4 का वर्ग करके हम पता कर लेंगे कि नया प्रतिरोध कितना होगा। अभी इस प्रश्न में 2 गुनी की जा रही है लंबाई, तो हमने 2 का वर्ग किया यानी हमारा नया प्रतिरोध जो होगा वो पहले से 4 गुना हो जाएगा। पहले 6 ओम था, अब 24 ओम हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर। श्रांति काल क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर गति करते हैं तो वो आपस में और इलेक्ट्रॉन वो धातु के अणुओं के बीच उनकी टक्कर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय को हम श्रांति काल कहते हैं। और इस तरह से औसत मान निकाला गया। 2 क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय के औसत मान को हम इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं। जब ताप बढ़ता है तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ती है ना, जिससे कि टक्करें और जल्दी जल्दी होने लगती हैं। अर्थात श्रांति काल का मान ताप बढ़ने से घट जाता है। ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। शॉर्टकट में लिखें तो हम लिख देंगे कि ताप बढ़ने पर श्रांति काल का मान जो है का मान घट जाता है। ये इसका आंसर हो गया। अब ये 2 प्रश्न हैं, ये किसी न किसी रूप से परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, 5वां और 6ठा। वो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक व बीमा लिखिए। 2 नंबर का भी प्रश्न है, बनता है ये, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि 2 बातें पूछी गई हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक याद रखिए, ये होता है ओम मीटर। और इसकी बीमा याद रखेंगे तो ठीक है, और नहीं तो हम निकालना भी अभी बता दे रहे हैं। बीमा जो होगी ml³ T-3 एम्पियर का घात -2, ये बीमा होती है इसकी विशिष्ट प्रतिरोध। रोध का मात्रक हो गया और इसकी बीमा हो गई। अब इससे संबंधित दूसरा प्रश्न है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। देखिए दूसरे प्रश्न में पूछा गया विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखो,
और विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। यानी विशिष्ट चालकता, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, हम प्रश्न नंबर 6 यहां पर करते हैं। और विशिष्ट चालकता बराबर होती है 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है, तो 1 बटे ओम मीटर। जब ये ऊपर जाएगा तो ओम की घात -1 और मीटर की घात -1 लग जाएगा। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है वो ओम की घात -1 इंटू मीटर की घात -1 हो गया। अब यदि विमा निकालनी है आपको तो निकाल सकते हैं। सूत्र हमें मालूम होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध का। यह प्रश्न था हमारा 5वां, यह है 6ठा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र जो कहां से निकालते हैं, R बराबर होता है रो L बाई ए। तो इस तरह से रो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बराबर होता है RA बटे L। अब यहां पर R की जो है बीमा लिखिए, A की बीमा लिखिए। A क्या है, क्षेत्रफल है, L लंबाई है, और हल कर दीजिए तो यही सूत्र हमें बीमा का प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब 7वां प्रश्न है हमारा, वो है अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रतिरोध 2 तरह के होते हैं। एक तो ओमीय प्रतिरोध, जो ओम, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, है ना। और वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि यहां पर हमें उदाहरण नहीं लिखना है, खाली समझाना है, उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि जो डायोड होते हैं उनका प्रतिरोध जो होता है वो अनओमीय होता है। डायोड का मतलब वहां पर हम V और I का ग्राफ जो खींचते हैं वो एक सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं तो V और I ग्राफ जो होता है वो एक सीधी रेखा होता है। लेकिन अनओमीय प्रतिरोधों में क्या होता है कि V और I का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता है ना। जैसे कि डायोड के लिए इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है ना। अतः जो है डायोड एक अनओमीय प्रतिरोध वाला एक जो है मतलब डिवाइस है। अगली बात करेंगे 2 अंक वाले प्रश्नों की। और यहां पर हमने पहला प्रश्न नोट कर रखा है, सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कोई 2 अंतर लिख दीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पहला प्रश्न है और यहां पर हम विद्युत वाहक बल लिखते हैं, विद्युत वाहक बल, और यहां पर टर्मिनल विभवांतर। देखिए विद्युत वाहक बल का मान जो है वो सामान्य रूप से उसके टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। जो सेल के ऊपर जो चीज लिखी होती है, जैसे ड्राई सेल मार्केट में टार्च में जो डालते हैं उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, वो क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी परिभाषा के आधार पर लिख दीजिए, किसी सेल के टर्मिनल के बीच, टर्मिनलों के बीच का विभवांतर
जब सेल परिपथ में न जुड़ा हो, मतलब सेल से कोई करंट न लिया जा रहा हो, उस सेल से कोई धारा न ली जा रही हो, उस समय जो उसके टर्मिनल के अक्रॉस, टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होगा वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। किसी सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर जब सेल परिपथ में न जुड़ा हो, और ये इसका उल्टा होता है। किसी सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर जब सेल परिपथ में जुड़ा हो, यानी सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो, उस समय जो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर होगा वो टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। और जब सेल परिपथ में न हो, या कहें उससे कोई धारा न ली जा रही हो, उस समय उसके टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट है, यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। जबकि ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है, विभवांतर होता है, वो यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देते हैं, जो कि एक इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कि दूसरा प्रश्न है 2 नंबर का, मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में क्यों किया जाता है? मैग्नीन का जो है उपयोग किया जाता है प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में क्यों किया जा रहा है मैग्नीन का उपयोग, उसकी बात लिखनी है। तो इसके 2 कारण लिख सकते हैं, और कम से कम एक कारण तो जरूर लिखना चाहिए। पहला सिंपल कारण है कि इसका जो गलनांक है वो अधिक होता है ना। नंबर 1, मैग्नीन एलॉय है का गलनांक अधिक होता है। जितने भी एलॉय होते हैं उनके अधिक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका अधिक होता है। दूसरा, इसकी प्रतिरोधकता का के मान पर ताप वृद्धि का प्रभाव बहुत कम होता है। जैसे जैसे सामान्य रूप से क्या होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। यहां पर क्या होता है, मैं इसकी प्रतिरोधकता के मान पर ताप वृद्धि का प्रभाव बहुत कम होता है। मतलब इसकी प्रतिरोधकता कहें या कहें प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बहुत कम ही बढ़ता है, या कहें बहुत कम ही प्रभावित होता है। इन 2 कारणों की वजह से ये दूसरा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रतिरोधकता का मान ताप वृद्धि का, इसकी प्रतिरोधकता के मान पर ताप वृद्धि का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए जितने भी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाए जाते हैं, प्रामाणिक प्रतिरोध बनाए जाते हैं, वो ज्यादातर इसी तरह के एलॉय के बने होते हैं। नाइक्रोम है, मैग्नीन है, टंगस्टन, वो क्या नाम जो है दूसरे जो बहुत सारे
एलॉय हो सकते हैं मार्केट में जिनसे कि प्रतिरोध बनाए जाते हैं, जो प्रामाणिक प्रतिरोध होते हैं वो हमेशा एलॉय के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने के साथ साथ बहुत कम बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। हालांकि न्यूमेरिकल में देखिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता, फिर भी मैंने नोट कर रखा है कि न्यूमेरिकल तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक चित्र बना हुआ है इस तरह का। प्रश्न 3 में हमने 2 प्रश्न दे रखे हैं, दोनों अलग अलग 2-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, इस तरह का एक चित्र बनाया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी या पी क्यू लिखा हुआ है, वहां पर पी क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और ये सब आर हैं, इन प्रतिरोधों का मान आर है। तो इस यहां पर दिख रहा है कि ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जब इन आर को जोड़ा जाएगा तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, तो ये हो गया 2/r। तो r डैश का मान हो जाएगा r/2। तो यहां पर हो गया ये r/2। तो अब नया सर्किट बना दीजिए, ये बना दिया, ये हो गया r, ये r/2 हो गया और ये भी r हो गया। अब तीनों ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है, निकल जाएगा। प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, r प्लस r/2 प्लस r, तो ये हो गया 2r प्लस r/2। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5, 5r/2, यानी 2.5r। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया यहां पर। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसका बी पार्ट, वो अलग से 2 नंबर में पूछा जा सकता है, उसको देखिए जरा। यहां पर 3 प्रतिरोध फिर से लगाए गए हैं और यहां P लिखा है, यहां Q लिखा है। ये सब 3 ओम के हैं, सभी 3 ओम के हैं। साथ में एक सिंपल तार ऐसे जोड़ा गया है और दूसरा ऐसे जोड़ा गया है। अब देखने में ये श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, लेकिन ये है समांतर क्रम में। कैसे? यहां पर ये तार जुड़ा हुआ है, यहां पर P लिख दीजिए और जहां से ये दूसरा इसका सिरा गया, ये साधारण तार का जहां से दूसरा सिरा गया हुआ है वहां पर भी P लिख दीजिए। यहां पर Q लिखिए और दूसरा सिरा इसका जहां गया वहां Q लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो पहला प्रतिरोध है 3 ओम का, ये किसके बीच जुड़ा हुआ है? PQ के बीच जुड़ा हुआ है। ये दूसरा वाला प्रतिरोध, ये भी PQ के बीच जुड़ा हुआ है, तीसरा वाला भी PQ के बीच जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है, ये श्रेणी क्रम ना होकर के क्या हो गया? समांतर क्रम हो गया है। और ये P हो गया, ये Q हो गया। तीनों प्रतिरोध जो है P और Q के बीच में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमने इस तरह से पता कर लेते हैं। तो जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो R बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध 1/1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो गया 3/3, मतलब 1 हो गया तो R का मान 1 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध यहां पर PQ के बीच 1 ओम का हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये 3 अंकों के प्रश्न हैं। विभव मापी का कार्य सिद्धांत बताइए। इसे आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है? पहले तो कार्य सिद्धांत बताइए। 3 नंबर में पहला प्रश्न है, कार्य सिद्धांत की हेडिंग डालेंगे और कार्य सिद्धांत, विभव मापी का कार्य सिद्धांत लिखेंगे। किसी विभव मापी के प्रतिरोधक तार की
त्रिज्या समान एक समान है, एक समान है, इसमें या इससे एक नियत धारा, नियत विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन बिंदुओं के बीच के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कौन चीज? विभवांतर जो है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी विभव मापी के प्रतिरोधक तार की त्रिज्या एक समान है, इससे एक नियत विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन बिंदुओं के बीच के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। B प्रोपोर्शनल टू L होता है और B बराबर हो गया KL। यहां K जो है K विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है। हालांकि ये जो मान आता है K का मान हम निकाल सकते हैं। वैसे तो K बराबर होता है V बटे L। जो विभवांतर है वो प्रति एकांक लंबाई में जो विभवांतर है वही विभव प्रवणता कहलाती है। प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन हो रहा है वही विभव प्रवणता है। V बाई L प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन विभव प्रवणता कहलाती है। इसको आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वोल्टमीटर, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो जब उससे कोई हम विभवांतर नापते हैं तो वो आदर्श रूप से कोई धारा अपने से होकर प्रवाहित नहीं करता, क्योंकि उसका प्रतिरोध अनंत है। आदर्श वोल्टमीटर की बात हो रही, हालांकि ऐसा कोई वोल्टमीटर होता नहीं है। जब भी किसी वोल्टमीटर से हम विभवांतर नापते हैं तो कुछ न कुछ धारा उस वोल्टमीटर से जरूर प्रवाहित होती है। लेकिन यहां पर हमारा जो विभव मापी है वो आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पहले यहां पर यही लिखेंगे कि किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, रोध अनंत होता है। अनंत होने का मतलब यही हुआ कि वो विद्युत धारा अपने से होकर प्रवाहित नहीं करता है। और जब हम इससे कोई विभवांतर नापते हैं इस विभव मापी से तो संतुलन की अवस्था होती है। विभव मापी से विभवांतर मापते समय संतुलन की स्थिति होती है, अर्थात उस समय सेल से या परिपथ में सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं की जा रही होती है।
जब कोई धारा ही नहीं ली जा रही है, अर्थात इसका जो है प्रतिरोध कैसा हो गया, अनंत हो गया, है ना। तो वही स्थिति प्राप्त हो गई है, अर्थात उस समय परिपथ में सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं की जा रही होती है, अतः यह एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है। वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है। प्रैक्टिकल रूप से कोई वोल्ट मीटर आदर्श नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा विभव मापी है एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जब भी हम किसी सेल का विभव, विद्युत वाहक बल निकाल रहे होते हैं या विभवांतर की स्थिति होती है, निकालने की स्थिति होती है, तो उस समय हमेशा हम संतुलन प्राप्त करते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें है कि संतुलन की अवस्था हम प्राप्त करते हैं, मतलब जो गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट करते हैं परिपथ में, उससे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, उस समय का हम रीडिंग लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें आदर्श स्थिति प्राप्त हो गई है, आदर्श वोल्ट मीटर की भांति हमारा विभवमापी कार्य करने लगा है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। किसी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, विभवमापी में से विभवांतर मापते समय संतुलन की स्थिति होती है, अर्थात उस समय परिपथ में सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं की जा रही होती है, अतः यह एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है। अगला भी विभवमापी पर ही प्रश्न है, और ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। देखिए क्या है, चित्र बना हुआ है। निम्न चित्र में विभवमापी के तार AB का प्रतिरोध, इस AB का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, और इसकी जो AB की लंबाई है वो 10 मीटर है। विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए कुल प्रतिरोध, यहां पर पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध देखिए प्रश्न 2 में चित्र में दिख रहा होगा, 45 ये है और 5 ये है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 50 ओम हो गया। तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, तो धारा I बराबर हो जाएगा 5/50, है ना। तो ये हो गया 1/10, यानी 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर AB में कितना विभव पतन होगा, VAB बराबर हो जाएगा I × R। AB का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। तो देखिए I का मान कितना, पूरे परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है 0.1 एम्पियर की है, और R का मान इस AB, क्योंकि AB के अक्रॉस ही तो विभव प्रवणता मालूम करनी है, तो AB के अक्रॉस हमें विभवांतर मालूम होना चाहिए। तो ये हम निकाल रहे हैं VAB, यानी AB के जो है अक्रॉस कितना विभवांतर है, तो ये हो गया 0.5 वोल्ट, है ना। तो विभव प्रवणता का बराबर हो जाएगी V/L। तो V का मान 0.5 है और L AB की लंबाई 10 मीटर है, तो ये हो गया 0.05 वोल्ट प्रति मीटर। ये विभव प्रवणता हो गई, 0.05 वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता हो गई। अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम आ गए हैं। अपवाह वेग की परिभाषा। अपवाह वेग अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाह वेग की परिभाषा लिखो, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करो, है ना। 5 नंबर में पूछा जा सकता है अपवाह वेग। जब किसी चालक को किसी सेल से जोड़ते हैं तो
भाई सेल से जोड़ दिया चालक, है ना, ए बी था और इसको हमने सेल से जोड़ दिया इस तरह से, तो यहां पर प्रतिरोध भी लगा दिया, तो क्या हुआ, त्वरक विभव की दिशा में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग को इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। मतलब जब हमने इस तार को किसी सेल से जोड़ा तो इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है किस तरफ से किस तरफ मूव करते हैं, देखिए यहां पर देखिए त्वरक विभव की दिशा जो होगी, त्वरक विभव की, वो बी से ए की तरफ होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बी से ए की तरफ त्वरित हो रहे होंगे, सेल के धनात्मक टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे, बी से ए की तरफ एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेते हैं। त्वरक विभव की दिशा बी से ए की होगी और इस त्वरक विभव की दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत वेग प्राप्त कर लेंगे। तो इसको नियत वेग भी लिख सकते हैं, यहां पर नियत वर्ड डाल दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त जो है नियत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं। अब इसको हमें विद्युत धारा के साथ संबंधित करना है, बहुत आसान है। इसके लिए एक चित्र हमें बनाना पड़ता है। देखिए दूसरा पार्ट इसका देखिए, यहां पर हेडिंग डाल देंगे कि विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, ठीक है, हेडिंग डालिए विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, चित्र बनाइए। ये चित्र हमने एक तार बना लिया है, चालक है, इसकी लंबाई हमने एल ले ली है और यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी है। अब यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इसके मान लिया पी क्यू है, क्यू सिरे से पी की सिरे की तरफ इसी अपवाह वेग से चल रहे होंगे, वी डी, अपवाह वेग को हम वी डी कहते हैं। तो इसके अंदर जो चालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से क्यू से पी की तरफ जा रहे होंगे और लंबाई जो है इसकी यल है। तो कोई इलेक्ट्रॉन क्यू से पी तक जाने में कितना समय लेगा वो पता करिए। तो यहां पर कुछ पहले लिख लेते हैं, माना चालक पी क्यू की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ये जो है इसका क्षेत्रफल ए है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है n है, यानी प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है इसमें। पी क्यू को परिपथ में जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गति करते हैं। अपवाह वेग को हम वीडी लिख लेते हैं, अपवाह वेग वीडी से गति करते हैं। तो Q से P तक जाने में लगा समय निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा Q या इलेक्ट्रॉन द्वारा Q से P तक जाने में लगा समय
टी बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग। दूरी कितनी है, यल है, और वेग कितना है, वी डी है। ये समीकरण 1 डाल दो। अब हम इसमें कितना आवेश है पी क्यू लंबाई में वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया गया है। तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन बराबर हो जाएगा कितना, एकांक आयतन में, इकाई आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है तो पूरे चालक का आयतन से गुणा कर देंगे इसको, तो एन गुणा इसका आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ये इसके कुल जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा वो भी पता कर लेते हैं। अतः कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा एन इंटू ई। ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये हो गया एन ए एल और ई, ये हो गया। अब विद्युत धारा का मान ही तो निकालना है हमें, तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T, है ना। तो I बराबर हो जाएगा, Q का मान ये है एन ए एल ई, और T का मान हम पहले निकाल चुके हैं एल बटे बी डी। तो ये एल से एल कट जाएगा, बी डी ऊपर चला जाएगा। I बराबर हो जाएगा एन ई ए बी डी। लीजिए बहुत आसानी के साथ ये हमने सूत्र प्राप्त कर लिया है। विद्युत धारा और अखबार वेग में संबंध है, I बराबर एन ई ए बी डी। कहीं कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, यदि हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है, दूसरा प्रश्न हम इसी के साथ मिला देते हैं, जो कि पहला और तीसरा है। ओम के नियम की व्याख्या करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, परिभाषा तो हम उसी तरह से दे लेंगे। ओम के नियम के लिए हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3। तो VD का जो है एक मान होता है, VD का सूत्र होता है, VD बराबर जो होता है यहां से निकाल लें, है ना। और एक VD का दूसरा सूत्र होता है, एक तो यहीं से निकाल लो। VD बराबर है I बटे एन ई ए, और VD का मान हम लिखेंगे, देखिए m, जो दूसरा हम फार्मूला निकालते हैं VD का, वो बटे m इंटू टॉ। ये वाला VD का एक और फार्मूला होता है, बराबर हो गया I बटे एन ई ए। ये देखिए यहां पर एक VD का फार्मूला ये होता है, E इंटू कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र होता है, m द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, टॉ जो है वो वही श्रांति काल है। अब हम E की जगह पर लिख देंगे B बटे एल, बराबर हो जाएगा I बटे एन ई ए। हमें B का मान निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो B बराबर हो जाएगा, एम एल ऊपर चला जाएगा, E और टॉ नीचे चला जाएगा, तो एम एल बटे E से इसको गुणा हो जाएगा, तो एन ई, पहले से एक E लिखा हुआ है, एक ये E है, तो E से E को गुणा हुआ है, E स्क्वायर हो गया, एन हो गया, और टॉ हो गया, और A लिखा हुआ है, और साथ में क्या रहेगा, I रहेगा। अब देखिए इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो B बराबर क्या होता है, नियतांक ये इसको लिख देंगे किसी दिए गए चालक के लिए। भाई m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L उस चालक की लंबाई है, ये n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति एकांक आयतन, E जो है आवेश है इलेक्ट्रॉनों का, श्रांति काल है, ये उसका चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो दिए गए चालक के लिए ये सब पूरा नियतांक है। तो B बराबर हो जाएगा नियतांक गुणा I, इसका मतलब B प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम का नियम है, बस इतना सा हमें और करना है।
BD का मान यहां से निकालिए और एक BD का दूसरा मान रख दीजिए और E जो आता है विद्युत क्षेत्र उसकी जगह B/L लिख दीजिए। B बराबर पता कर लीजिए और इसको I को छोड़ करके बाकी को सबको नियतांक बता दीजिए। और ये देखिए R का मान है, देखा जाए तो R है ये, या तो पहले R लिख लीजिए और बता दीजिए कि R जो है नियतांक है तो B प्रोपोर्शनल टू I हो गया। बहुत आसान है। अंतिम प्रश्न है जो कि किरचॉफ के नियम हैं। दोनों नियम लिखने हैं और दो नियम जो किरचॉफ के होते हैं। पहला नियम जो है हम संधि नियम कहते हैं, इसको संधि नियम। किसी परिपथ, विद्युत परिपथ, परिपथ में दी गई संधि पर, गई किसी संधि पर, जंक्शन पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीज गणितीय योग शून्य होता है। पहला ये जो है इसको जो है स्थापित करता है आवेश संरक्षण का नियम, समझो है आवेश, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आवेश संरक्षण का प्रतिपादन करता है ये नियम। किसी विद्युत परिपथ में दी गई संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लिया कोई ये संधि है, यहां पर इधर से एक विद्युत धारा आ रही है I1, इधर से इधर को ये आने वाली धारा, ये जाने वाली धारा है, मान लिया ये I2 है, दूसरी धारा इधर को जा रही है और वो मान लिया I3 है। तो जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है आने वाली धाराओं का, मतलब I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3, या कहें I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर होगा शून्य के। इस तरह से बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। किसी बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं और इस तरह से ये पहला नियम हो गया, संधि नियम। दूसरा जो है लूप नियम कहते हैं। दूसरा क्या होता है? लूप नियम, पहला और ये दूसरा, उसको हम लूप नियम। ये ऊर्जा संरक्षण को प्रतिपादित करता है। किसी बंद पाश, किसी परिपथ के बंद पास, किसी परिपथ के बंद पाश यानी लूप में विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग ये योग किसी परिपथ के बंद पास में विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है मतलब
किसी परिपथ के बंद पास में विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे या उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको समझ लीजिए क्या है। देखिए किसी बंद पास, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मान लिया ये हम बना देते हैं एक बंद पास, ऐसे बना दिया ए बी सी डी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E1 है, ये E2 है, और यहां पर इसमें धारा मान लिया जो प्रवाहित हो रही है वो I1 हो रही है। इसमें धारा जो है मान लिया हमने ऐसे चित्र बना देते हैं, मान लिया ये ऐसे जा रही है, I2 है, ये I3 है। तो इस बंद पास एक में कहीं से चलिए ABCD दिशा में चलिए, जैसे मान लिया, देखिए नोट कर लिया होगा। अब ABCD दिशा में चले हम, ABCD बंद पास लिया हमने, A से B गए। यदि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमें इसका गुणनफल ऋणात्मक लेना पड़ेगा, -I1R1। और दूसरा देखिए ये भी धारा के विपरीत दिशा में ही जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे। तो यहां पर भी बाई चांस धारा के विपरीत दिशा में ही जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -I2R2। ये हो गया प्रतिरोधों और विद्युत धारा का गुणनफल इस बंद पास में बराबर होगा इसके, जो विद्युत वाहक बल लगे हैं, दो लगे होंगे। अच्छा, इसका क्या नियम है? यदि हम सेल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हमें लिखा जाएगा -I1, और यदि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे होंगे तो +E1 लिखा जाएगा। यहां पर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, -E1। और देखिए यहां पर भी हम बाई चांस ये प्लस से माइनस की तरफ ही जा रहे हैं तो ये भी, तो ये नियम होता है दूसरा। अब ये संतुलन की अवस्था इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, ये आप आसानी से किसी बुक से देख सकते हैं। और ये नियमों को तैयार कर लीजिए, किरचॉफ के दोनों नियमों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार तो केवल नियम ही 5 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें, सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो वो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।